आरपीएफ और एचएसएससी हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है। और देखो ऐसा चलता रहता है कि यूपी पुलिस के जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस में पूछ लिए जाते हैं, दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने ये हरियाणा पुलिस और आरपीएफ के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन की है और आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा विद कंसेप्ट, एंड आपके लिए सेशन काफी बेनिफिट रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? तो देखो एक सिलेंडर होता ना, और इसमें हम ऐसे शंकु निकाल देते हैं। तो देखो एक सिलेंडर में 3 शंकु बनते हैं, 1 2 3। तो यानी जो सिलेंडर का फार्मूला होता है ना आयतन निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है सिलेंडर के लिए। अगर मैं शंकु के लिए बोलूं तो उसमें 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये शंकु के आयतन का फार्मूला है। ये चीजें आपको बेसिक फार्मूले है, ये तो पता होनी चाहिए आपको। तो देखो फार्मूला कैसे निकालेंगे। ये एक शंकु है, स्लैंट हाइट यानी ये हाइट दे दी इसने 25 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है यानी ये दे रखी इसने 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम में जो फार्मूला है उसमें देखो ये एच है, यानी ये एच, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, यानी हमें ये निकालनी है सबसे पहले। तो देखो ये यहाँ पे राइट एंगल बनता है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण की वैल्यू दे रखी 25 सेंटीमीटर, बेस है 7 सेंटीमीटर। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि देखो बेस 7 है, हाइपोटेनियस 25 है, तो ये हाइट 24 सेंटीमीटर होगी, 7 24 25। इस प्रकार से ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने, या आपको नहीं पढ़ा तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्केयर माइनस बेस का स्केयर हमारे पास हाइट के स्केयर की इक्वल आएगा। 625 में से 49 माइनस करेंगे 576 आएगा, और 576 24 का स्केयर रूट होता है। तो देखो ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो अब फार्मूला में रखते हैं 1/3, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्केयर, आज आर कितना दे रखा 7, यानी 7 × 7 एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 24। तो देखो ये सोल्व करना है हमें। तो इसको सोल्व करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो देखो कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से इसको 8 पे काट दो, यानी कितना आया 22 सत्ता 154, 154 की और 8 की मल्टीप्लाई करना है हमें। 8 चौका 32, 3 15 8 120 और 3 यानी 1232, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर था। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए था। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम से। ठीक है, तो इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने वहीं से ये कंपाइल किया है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो 8 रुपए 8 पैसे है, उसको दशमलव में वो करना है। तो देखो 8 रुपए 8 पैसे है, जैसे हम है ना पॉइंटों में बताते हैं ना कि हमारे पास इतने पैसे इतने, तो कैसे कैसे करते हैं। देखो 8 रुपए है, तो 8 रुपए को ऐसे लिखेंगे प्लस 8 पैसे, पैसे का हम रुपया बनाते हैं, यानी जो हमारी शुरू वाली चीज है ना उसी में उसको एक्सप्रेस करेंगे। 8 पैसे, पैसे है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी अगर रुपए बनाने हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आया, ये 8 हमारा रुपए है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद। तो ये कितना बना हमारे पास 8.08, ये हमारे पास रुपए आ गए। यानी अब आपको ये पैसे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपके पास 8 रुपए 8 पैसे थे,
आपने पूरे रुपए में कन्वर्ट कर दिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पास 8.08 रुपए है। तो देखो ये सिंपली था, आपको 100 से भाग कराना था, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। पहली 35 समप्राकृत संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखो दहाई के अंक पे बताना था कौन सा अंक आएगा। पहली 35 सम संख्या प्राकृत, देखो पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, ऐसे चलेगा ये, बीच में 20 भी आएगा, उसके बाद 30 भी आएगा, उसके बाद 35। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमें, और क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा इकाई के अंक पे क्या आता है, दहाई के अंक पे क्या आता है। तो देखो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक चीज क्या है, किसी भी अंक को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? लास्ट में 8 आता है, ओ सॉरी 0 आता है। अगर 100 से करता हूं, मान के चलो 2 बार 10 से करता हूं, कितना आएगा? लास्ट में 2 0 आएगी, यानी जितने 10 होंगे ना उतने 0 आएगी। अब आप देखो एक 10 तो यहाँ पे है, एक 10 तो हमारे पास ये है, एक 10 इसमें है, एक 10 इसमें है, यानी इसमें 3 0 तो आएगी ही आएगी। लास्ट के जो 3 अंक है उन पे 0 आएगी आएगी। उसके बाद कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ दहाई का अंक बताना था। ये इकाई का हुआ, ये दहाई का हुआ, यानी दहाई के अंक पे भी 0 आएगी। तो इसमें देखो डी ऑप्शन था 0, बिल्कुल राइट आंसर था। तो इसमें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी थी कि भाई जैसे 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, इनके पीछे 0 है, यानी 3 0 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगी। उसके बाद कुछ भी आए हमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें दहाई का अंक बताना था इसमें, और वो क्या आएगा? 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। देखो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो ये बताना था कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं है। तो देखो एग्जाम में कैलकुलेट करने में मत बैठ जाना, आपको एक सिंपली क्या बताता हूं। देखो 1 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 1। 2 का करते हैं कितना आता है? 4। 3 का करते हैं कितना आता है? 9। 4 का करते हैं कितना आएगा? 16। 5 का करते हैं कितना आएगा? 25। 6 का 36। आप ऐसे करके देख लेना, कहीं तक भी चले जाना, 9 के बाद तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। रिपीटेशन कैसे होगा? यानी देखो आपने लास्ट डिजिट देखा, 1 आ रहा है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है। 7 का करेंगे 49 आएगा, यानी लास्ट में 9 आ गया। तो आप करके देख लेना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 2 3 7 8 ये नंबर नहीं मिलेगा। जिस नंबर के पीछे ये मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी वो पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा आपको। पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा। देखो इसके पीछे 6 है तो 6 आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर के पीछे, यहाँ भी 6 आ सकता है, 44 समझो या 4 समझो आ सकता है, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। मैं इतना श्योर हूं कि जिस नंबर के पीछे 2 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये ऑप्शन था हमारा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर हमको कंसेप्ट पता है। तो मुझे ये पता है कि 0 आए, 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए, ये किसी के पीछे आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा ऑप्शन क्या था? डी, बिल्कुल राइट था। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको कंसेप्ट पता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यानी लार्जेस्ट नंबर बताना था आपको कौन सा है। तो देखो इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा ये? 49 की पावर 3/2 है। तो हमें इसको है ना 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको ऐसे करो जैसे 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है? 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा? 7 की पावर 3। तो ये एक्चुअली क्या है? ये 7 की पावर 3 है। ये कितना है? 7 की पावर 2 है। इसमें तो सोल्व करना ही कुछ नहीं है। ये देखो 2401, 2401 क्या होता है? मतलब कोशिश करो कि ये 4 की पावर में चला जाए, कितना आएगा? पंजो पंजो 25, पंजा 125, पंजा 625, नहीं आएगा। 6 से करके देखो, 6 से नहीं होगा।
छः की क्यूब 216, 216 को 6 से करो, नहीं आएगा, 1296 बनेगा ये। तो 7 से करो, 7 की क्यूब कितना होता है 343, इसको 7 से करेंगे कितना आएगा, 7 या 21, 2 30 3 24, 24 हो, यानी ये कितना हुआ 7 की पावर 4 इंटू में -1/4। तो ये कैंसिल, 7 की पावर -1, 7 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ 1/7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। ये क्या है 1/343, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या 1/7 की 3 है, ये क्या है -1/3। तो 7 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 7 की पावर -3 हो गया, 7 की पावर-3 इंटू में -1/3, तो ये क्या हुआ 7 की पावर-1, यानी ये तो 1/7 ही बचेगा लास्ट में। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 7 की पावर 3 है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं थी, आप आराम से बता सकते थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है तो वह संख्या क्या है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना, अगर आपको फिर भी नहीं पता आप ऑप्शन से कर सकते थे। यानी किसी संख्या, यानी मान के चलो ये कोई संख्या है, उसके और उसके 2/4, 2/4 यानी 4 में से 2 हिस्से, आप ऐसे लिख सकते हो 2/4 का अंतर कितना है 60। करो इसको, ये 1/2 है, यानी x/2 किसके इक्वल आया 60 के, यानी x की वैल्यू कितनी आई 120। तो हमारा 120 राइट आंसर था। इससे सिंपल सवाल नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। ये देखो भाई 2 की पावर x, 5 की पावर x के अंत में 5 आता है, तो x का मान बताओ। तो देखो इसमें तो कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। मान के चलो मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, क्या आएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 कितना आएगा 10 आएगा, 2×5 = 10। तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे क्या 0 रखो, 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 0, 1 इंटू 1 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 रखो, 2 की पावर 2 यानी 4, 5 की पावर 2 यानी 25, ये क्या आएगा 100 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यानी x का कोई मान नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं आएगा। अगर दोनों x और ये दोनों x सेम है ना, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं बनेगा जिसके पीछे 5 आ जाए। इसमें मोस्टली क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 2 और 5 का पेयर मिलके 10 बना देते, और 10 आएगा तो वो लास्ट में 0 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ x का कोई भी मान नहीं होगा। वंस अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, a/b, देखो क्या दे रखा है a/b 3/7, आगे b/c दे रखा है, यानी इसको c को ऐसे लिखो, यहाँ पे c लिखो, b और c का रेशो है। इसका मतलब क्या है, जब b 7 है तो c 9 है, यानी जब b की वैल्यू 7 है तो c की वैल्यू 9 है, तो डायरेक्टली रेशो मिल जाएगा हमें। तो a/c बताओ, a/c कितना होगा 3/9, यानी 1/9, 1/3। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। इससे सिंपल सवाल नहीं आ सकता आपके, ये किसी न किसी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेवल और रिलेवेंट से आप बेफिक्र रहे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड वर्क बार बार क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो ऐसा नहीं हो सकता टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आए। तो देखो किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स को 8 घंटे लगते हैं, यानी एक्स भाई साहब है, इसको 8 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए वाई को लगते हैं 12 घंटे। उसी काम को पूरा करने के लिए एक्स और वाई साथ मिलके काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, यानी भाई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि बीच में कोई ताश खेलने लग गए, फिर तो काम पूरा ही नहीं होगा। तो एक्स 8 घंटे में करता, वाई 12 घंटे में करता, दोनों मिलके कितने में टाइम करेंगे। मान के चलते हैं 24 यूनिट काम है हमारा, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये 8 घंटे में करता, तो 1 घंटे में कितना करेगा 3 यूनिट, ये कितना करेगा 2 यूनिट।
1 घंटे में दोनों ने मिलके 5 यूनिट काम किया। काम है हमारा 24, 1 घंटे में करते हैं 5, तो समय कितना लगेगा? 5 चौका 20, 4 सही 4/5 घंटा। कुछ भी वो नहीं था, टाइम एंड वर्क का काफी बेसिक, मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो मैंने आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा, अलग अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक जरूर मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा, उससे कंसेप्ट समझ जाएंगे आप, तो उससे कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित डाटा की रेंज ज्ञात करें। देखो अगर आपको यही नहीं पता रेंज होती क्या है, तो आप कैसे निकाल लेंगे? तो रेंज का फार्मूला बता देता हूं मैं आपको। रेंज होती है कोई भी मैक्सिमम वैल्यू, यानी डाटा दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है 69, तो मैक्सिमम वैल्यू 69 माइनस मिनिमम। मिनिमम देखो कितनी है, मिनिमम में 16, तो कितनी आई ये? 53, यानी जो इस डाटा की रेंज आएगी वो 53 आएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। बस आपको जो डाटा की रेंज निकालते हैं उसका फार्मूला पता होना चाहिए आपको, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है। देखो भाई ये हमारे पास एक स्केयर है, स्केयर सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। ये डायगोनल होता है इसका, डायगोनल की लेंथ दे दी हमें 10, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, एरिया निकालो। देखो जब एरिया क्या होता है स्केयर का, साइड स्केयर, यानी अगर हमारे पास भुजा है तो उसका स्केयर कर देते हैं, सो सिंपल। और अगर डायगोनल दे रखा हो, डायगोनल दे रखा हो तो क्या करते हैं, हाफ डायगोनल स्केयर, यानी डायगोनल का साइड दे रखी है तो डायरेक्टली स्केयर कर देते हैं, डायगोनल हो तो स्केयर करके हाफ। यानी यहाँ पे 10 है, इसका स्केयर करो 100, 100 का हाफ करो 50, यानी 50 स्केयर मीटर हमारा आंसर आएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि जो डायगोनल होता है ना, क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, ये एंगल इक्वल होते हैं 45 45, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पता होगा आपने, अगर ये 10 है ना तो ये कितना होगा, √2 कम होगा इससे, मतलब ये 10 है तो ये 10/√2 होगा, ये भी 10/√2 होगा। तो देखो साइड स्क्वायर होता है ना, साइड कितनी है 10/√2, इसका स्क्वायर करना है तो ऐसे लिखेंगे। देखो ऊपर क्या आया 100 का 100, नीचे क्या आया 2, तो भी 50 ही आएगा। और ये क्या है 100, यानी साइड स्क्वायर है ये, और ये क्या है 2, यानी हाफ डायगोनल का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। जब साइड दे रखी हो तो सिंपली स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, जब डायगोनल दे रखा हो तो हाफ डायगोनल स्क्वायर हमारा एरिया का फार्मूला होगा इन केस ऑफ स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? आप बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। आगे क्या है सिकेंट स्क्वायर थीटा, सिकेंट और कोस उल्टे होते हैं, यानी मैं सिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या आएगा, ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 1 बचेगा हमारे पास, जो बिल्कुल राइट आंसर था। सिंपली आपको बस ये एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए था, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में कर सकते थे।
देखो एलसीएम एचसीएफ काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट है, और इससे कोई भी एग्ज़ाम छूता नहीं है कि भाई इससे ना क्वेश्चन आए। मान ले ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी का एचसीएफ है 4, ये है एचसीएफ, एलसीएम है 400। ए और बी के जोड़ों की संख्या यानी कितने पेयर पॉसिबल है, तो ये चीज़ बतानी थी आपको। तो देखो आपको एक बेसिक फार्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो देखो एचसीएफ देने का क्या मतलब है, कोई भी दो नंबर है, जिसने क्या बोल दिया एचसीएफ 4 है, यानी मैं वो दो नंबर 4x 4y मान सकता हूँ। क्योंकि देखो एचसीएफ का मतलब क्या, वो चीज़ उसमें कॉमन थी, जो हाईएस्ट नंबर है और कॉमन है, यानी कि 4 तो कॉमन है, एक्स और वाई में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। हमने क्या किया, पहला नंबर ये मान लिया, दूसरा नंबर ये मान लिया। तो ये कारण क्या रहा, क्योंकि एचसीएफ 4 है, एचसीएफ 4 होने का मतलब क्या है कि भाई इसमें जो कॉमन आ सकता था ना वो सिर्फ 4 आ सकता था। तो ये जो एक्स और वाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहला और दूसरा नंबर आ गया हमारे पास। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, देखो एलसीएम कितना है 400, एचसीएफ कितना है 4, पहला और दूसरा नंबर हमारे पास है 4x इंटू 4y। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 100, यानी x इंटू वाई किसके इक्वल आ गया 100 के। यानी x और y ऐसे नंबर होने चाहिए जिसके मल्टीप्लाई 100 आए, और दूसरी बात इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखो क्या हो सकता है 100 के लिए, या तो 1 और 100, 2 और 50 हो सकते हैं, नहीं होंगे क्योंकि उनमें कॉमन आ जाएगा, 50 में भी 2 है और 2 में भी। और आगे क्या बनेगा भाई 4 और 25, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ये दो पेयर ऐसे बनेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इनकी मल्टीप्लाई 100 आएगी। तो दो पेयर पॉसिबल है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था इसमें। अगर आपको कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपका डाउट दूर किया जाएगा, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 59 और 54 को विभाजित करने पर 3 और 5 शेष बचते हैं, यानी भाई कौन सी नंबर है जो 59 से भाग करे तो 3 शेष बचेगा, सम्मन को भाग करते हैं तो 5 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब हम 59 को भाग करते हैं 3 बचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 56 तो पूरा पूरा भाग होगा, तभी तो 3 शेष बचा 59 को भाग करने में, 5 शेष बचता है सम्मन से। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो 49 है वो तो पूरा भाग होगा। मान के चलो, देखो मैं 7 से भाग करता हूँ, 7 56 पूरा भाग होया, 59 से करेंगे तो 3 शेष बचेगा, वही बात तो हम चेक करनी थी। ऐसे ही 49 है, तो देखो 56 और 49 को कौन सा नंबर भाग करेगा, 7 करेगा। अब आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो 7 से भाग करेंगे 59 को 3 शेष बचेगा, सम्मन को करेंगे तो 5 शेष बचेगा। तो यही चीज हमने बतानी थी क्वेश्चन में। तो सिंपल सा लॉजिक लगा इसमें भाई, जब हम किसी नंबर को मान के चलो, देखो 10 है, सॉरी 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 दिए 12, यानी शेष फल कितना बचा 3। जब हम इस 3 को इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 15 में से 3 गया 12, तो ये 12 पूरा पूरा भाग होगा 4 से, क्योंकि हमने शेष को 0 कर दिया तो भाग तो पूरा होगा ही, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था इसमें। देखो भाई पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन एक ही उस पे बेस है। नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 और 60 मिनट में भर सकते हैं। भाई देखो ये ए है, ये तो 30 मिनट में भरता है, बी है ये 60 मिनट में भरता है, सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में, ये सी भाई साहब है ये 45 मिनट में खाली कर देता है, भरता नहीं है ये खाली करता है। यानी अब मैं इसको क्या लेता हूँ माइनस में लूंगा भाई, ताकि मुझे याद रहे कि ये खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा,
तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, एलसीएम 180 आएगा, यानी ये 30 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा, 6 यूनिट। ये 60 मिनट में भरता है तो 1 यूनिट में 1 मिनट में 3 यूनिट। ये 45 है तो ये 4 यूनिट माइनस, क्योंकि ये खाली करता है। तो देखो दोनों ने मिलके 9 यूनिट डाला, 4 इसने खाली कर दिया, कितना बचा, 5 यूनिट। यानी इफ देखो 6 यूनिट इसने डाला, 3 यूनिट इसने डाला, 4 यूनिट इसने बाहर निकाल दिया, तो टंकी में तो 5 यूनिट ही बचा। तो 5 यूनिट बचा, टंकी में कैपेसिटी थी 180 यूनिट की, यानी 180 यूनिट को भरने में 5 के हिसाब से हमें 36 मिनट लगेगी। तो देखो भाई 36 मिनट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं भाई। शिल्पा ने 3 घंटों के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। यानी इसने जो टाइम लिया डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो 3 घंटे है। तो पहले 20 की स्पीड से, मान के चलो कोई भी डिस्टेंस थी, 20 की स्पीड से x घंटे मूव किया इसने, ठीक है। फिर 15 की स्पीड से कितना किया, 15 की स्पीड से 3 माइनस x घंटे, क्योंकि टोटल तो 3 घंटे थे हमारे पास भाई। 20 की स्पीड से कुछ दूर चली, 15 की उससे कुछ देर चली। तो देखो इसने क्या बोला, इक्वल दूरी है, यानी देखो ये क्या है, टाइम इंटू स्पीड, ये भी डिस्टेंस है, टाइम इंटू स्पीड ये भी डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रखो। ये क्या आएगा, 20x इज इक्वल टू 15 × 45 माइनस 15x, तो यहाँ पे आया ये 35x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू 45 डिवाइड में 35 यानी 9/7, 9/7 घंटे आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो इसने क्या बोला कि भाई औसत गति निकालनी है, औसत गति निकालो। औसत गति कैसे निकालोगे, औसत गति के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, आप ऐसे लिख सकते हो 20x प्लस ये, यानी 20 इंटू में x की वैल्यू 9/7, तो ये आ गई हमारे पास। एक डिस्टेंस है तो ये सेम थी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना है, 3 घंटे। औसत निकालनी है भाई, औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो करो इसको सोल्व, 3 से ये 3, 20 छिका 120, 120 डिवाइड में 7, यानी 17 सही 1/7। ये हमारा ऑप्शन था। इसमें बेसिक फार्मूला क्या लगा भाई, जो एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस, ऐसे निकालेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 60 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की सहायता से उन्होंने 20 दिन में कर दिया। देखो भाई ए है, ए ने क्या किया, 60 दिन में काम किया, बी ने क्या किया, 90 दिन में काम किया। सी की सहायता से, यानी दोनों तो ये थे और एक सी भी साथ में ले लिया, इन्होंने 20 दिन में काम निपटा दिया। यदि उनकी कुल कमाई 36,000 रुपये है, तो यह देखते हुए उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अगर देखो ये लाइन नहीं बोलता ना, तो भी ऐसा ही होता कि भाई जो जितना काम करेगा उतना ही उसको हिस्सा मिलेगा। तो देखो इनका एलसीएम लो, 180 यूनिट,
यानी ये 3 यूनिट करता है, ये 2 करता है, ये तीनों मिलके 9 करते हैं। यानी देखो ए तो करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, सी कितना करेगा, इसमें से देखो ये तीनों की है 9, 5 माइनस कर दी यानी 4 यूनिट इसने की। तो ये इतना इतना काम करते हैं, तो कमाई में भी इनका इतना ही हिस्सा होगा। कमाई में हिस्सा होगा तो सी का हिस्सा निकालना है। 4 डिवाइड में टोटल कितना है ये 9, 36,000। 36,000 में से हिस्सा निकालना भाई हमने, 9 चौका 36 यानी 4 चौके 16, 16,000 रुपये इसके हिस्से में आएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है कि भाई जो जितना काम करेगा उसको उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे। तो काम का कैसे पता चला, ये यूनिट से, भाई ये 3 यूनिट करता है, ये 2 करता है, तीनों ने मिलके 9 यूनिट की। तो 16,000 रुपये हमारा राइट आंसर था, कोई सोचने वाली बात नहीं थी इसमें। ठीक है, देखो राइट एक त्रिभुज है, इसमें क्या की वैल्यू दे रखी 90 डिग्री, यानी ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो क्या हुआ है ये 90 है, ठीक है, पी क्या हुआ आर, यानी इसको पी मान लेते हैं, ये आर होगा। ए बी सी क्रम से पी क्या हुआ आर और पी आर के मध्य बिंदु है। यानी देखो ये पी क्या हुआ है, इसका मध्य बिंदु है ए, इसका है बी, इसका है सी, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है ये। तो इनमें से कौन सा कथन सही है भाई, एक सही बताओ कौन सा है। पी ए बी सी एक वृत्तीय है, आर बी ए सी एक वृत्तीय है, क्या हुए सी और बी एक वृत्तीय। एक वृत्तीय का मतलब हुआ है कि एक ही सर्कल पे मौजूद है ये चीज बतानी थी हमने। तो देखो ये मिड पॉइंट है, ये 90 है। तो आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जो ये होता है ना मिड पॉइंट, ये सरकम सेंटर भी होता है। यानी ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं, देखो इस प्रकार से, ये इसका सेंटर बनेगा, ये सरकम सेंटर होता है ना, वो होता है ये मिड पॉइंट है जो। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इनको मिला देता हूँ, तो ये मैंने इसको मिला दिया, ये 90 है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये इक्वल आएंगे दोनों, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो देखो ये भी इक्वल होगा, ये स्केयर बन जाएगा यहाँ भी, तो यहाँ भी ये स्केयर बनेगा, और स्केयर बनेगा तो देखते हैं। देखो आप ऐसे समझोगे, एक सर्कल और ड्रा करता हूँ मैं इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्यू ए बी सी ये चारों है ना एक ही सर्कल पे बनेंगे। क्यू ए बी सी, देखो ये क्यू ए बी सी एक वृत्तीय यानी एक ही सर्कल पे मौजूद है। बस इसमें कंसेप्ट क्या था भाई, जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है ना, देखो इसमें लंबी थ्योरम लगेगी कि भाई ये 45 45 के होंगे, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो ये स्केयर बनेगा, स्केयर बनेगा तो इसका फिर से सरकम सर्कल ड्रा कराना पड़ेगा। तो ये क्या हुए बी सी सभी यूनिसर्कुलर हो गए, यानी एक ही सर्कल पे मौजूद होंगे। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, पहले सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, लेटे लेटे वीडियो देखने से आप प्रैक्टिकल अप्रोच से दूर हो जाएंगे। भाई कोई भी अल्फा है एक कोण का माप है, तो इसके संपूरक के बराबर है। देखो एक होता है कंप्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है कि वो, अगर मैं बोलूँ ए और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी ए और बी दोनों मिलके 90 का जोड़ बनाते हैं। और अगर ए और बी में बोलूँ सप्लीमेंट है, तो ये दोनों मिलके 180 का जोड़ बनाते हैं। तो ये फंडा होता है। तो यानी ए और बी कंप्लीमेंट है, दोनों भाई कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों का जोड़ 90 है।
सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का जोड़ 180 है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, अल्फा एक कोण का माप है जो इसके संपूरक के बराबर, यानी ये कहना चाह रहा है भाई, देखो मैं अगर हम ये बोलूं कि ए कोई एंगल है जो इसके कंप्लीमेंट के बराबर है, यानी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों 45 45 हुए। यानी यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं ये अल्फा है, ये कितना है 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है। ऐसे ही ये देखो, ये बीटा बोलो इसको, एक कोण है जो इसके अनुपूरक है यानी सप्लीमेंट है, तो ये सप्लीमेंट कैसे होगा, दोनों का जोड़ 180 है, यानी ये एक कितना होगा 90 का होगा। तो पूछा गया था हमसे अल्फा डिवाइड में बीटा, यानी 45 डिवाइड में 90, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है आप बता सकते हो, 0.5। तो देखो ये था, आपको कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, संपूरक और अनुपूरक हिंदी में देख लेना आप कैसे कैसे बोलते हैं इनको, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। देखो साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4200 रुपये, यानी और अगले 6 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। ये क्या कहना चाहता है कि भाई देखो मैंने आपको कोई भी प्रिंसिपल था, ये आपको ब्याज पे दिया, 3 साल बाद वो 4200 रुपये हो जाते हैं, और 6 साल बाद 6000। सिंपल इंटरेस्ट की क्या खास बात है कि वो हर साल इक्वल लगता है, यानी इस साल 1500 रुपये लगा तो अगली साल भी 1500 लगेगा। तो देखो मुझे नहीं पता इसने कितने पैसे दिए थे भाई, जब 3 साल में 4200 हो गए, 6 साल में 6000 हो गए, तो 3 साल में कितने बढ़े, 3 साल में बढ़े ये 1800 रुपये, ये 3 साल का ब्याज लगा, तो 1 साल का कितना लगेगा 600 रुपये, यानी 1 साल का ब्याज 600 रुपये लगा। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट पर ईयर, क्योंकि इसने देखो 3 साल के बाद दे रखा था और 6 साल के बाद दे रखा था, तो मैंने निकाल लिया भाई 3 साल में 1800 रुपये का ब्याज लगा, 3 साल का है तो 600 रुपये सालाना लगा। अब 600 रुपये सालाना लगा, तो ये यहाँ भी 600 रुपये सालाना लगा हुआ, तो यहाँ भी 3 साल का 1800 बनेगा, तो 4200 में से 1800 माइनस करें कितना आएगा 2400, यानी जो हमारा प्रिंसिपल था वो 2400 रुपये था। उम्मीद करता हूँ आप समझोगे। देखो 2400 था, 3 साल में 1800 ब्याज लगा, ये 4200 हो गया, फिर 3 साल ब्याज लगा, ये 6000 हो गया, तो ये सीक्वेंस चली थी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ब्याज की दर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, बेसिक यानी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, और कितना ब्याज लगा, यानी 600 रुपये का ब्याज लगा भाई, कितने रुपए पे 2400 रुपये पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकाल लो इसको, 6 चौका 24 और ये इस पे 25, यानी 25% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ऐसा हुआ होगा। तो 25%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा, कोई लंबी चौड़ी वो नहीं थी इसमें, बेसिक सा क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या, वो हर साल इक्वल लगता। ठीक है रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा, सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ₹44 का लाभ अर्जित करता तो रमेश के लिए इस बक्से का मूल्य कितना होगा। तो देखो भाई 3 बंदे हैं इसमें, रमेश है, सुरेश है और गणेश। ठीक है, रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर बेचा, 10% का मतलब क्या हुआ कि भाई इसने 100 रुपए का लिया होगा ना, तो इसको 110 में बेच दिया। ठीक है, 110 में बेच दिया। सुरेश ने इसे 20% पर गणेश को बेच दिया। अब इसने 20% कमाया, इसका 20% यानी इसका पांचवा हिस्सा मतलब 22 रुपए, यानी इसने 22 रुपये बढ़ाकर 132 में गणेश को बेच दिया। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या किया इसने भाई, सुरेश 44 रुपये का लाभ अर्जित करता। देखो मैंने 100 रुपये से स्टार्टिंग की थी,
लेकिन इसने 100 रुपये दिया नहीं था, ये मैंने अपने हिसाब से मानना था, तो हो सकता है कि ये गलत हो। तो उसी को ठीक कैसे करेंगे भाई, इसने क्या बोला, सुरेश ने 44 रुपये कमाए, लेकिन मुझे तो लगता है सुरेश ने यहाँ पे कितने कमाए, 22 रुपये। इसने बोला 44 रुपये, यानी जो डाटा मैंने लिया ये उससे दुगुना डाटा है, तो इससे दुगुना क्या होगा, यानी रमेश के लिए ये 200 होगा, इसके लिए 220 होगा, इसके लिए ये 264 होगा। तो ये चीजें रही होगी। तो रमेश के लिए क्रय मूल्य बताना था, रमेश के लिए क्रय मूल्य कौन सा है, ये 200 वाला। फिनिश। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ठीक है, घबराना नहीं है किसी प्रकार से। भाई पहली 567 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य कितना होगा। प्राकृत मतलब नेचुरल, जो नेचुरल संख्या है, समान अंतर यानी क्या बोलते हैं इसको, मीन, मीन निकालना हमने। तो कैसे निकालते हैं, देखो पहली यानी 1 से स्टार्टिंग हो गई, 2 3 ऐसे चलो भाई 567 तक। तो इनका मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो देखो कोई भी नेचुरल नंबर हो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, कहीं से भी स्टार्टिंग हो कोई इशू नहीं है। तो पहली और लास्ट टर्म को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, कितना है 568, 568 को 2 से करेंगे 284, तो 284 राइट आंसर आएगा भाई इसका, ठीक है। तो यानी नेचुरल संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर ए से स्टार्टिंग है और बी पे फिनिश है तो a प्लस बी डिवाइड में 2 ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने निकाल दिया, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आगे करो भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम पता होगा आपको, तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व करो सबसे पहले, ब्रैकेट सोल्व किया मैंने इसको, तो ये कितना बना भाई 15, 5 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस का 10। तो इसको देखो अच्छे प्रकार से लिखते हैं, ये क्या है 10 माइनस 5 माइनस 15 यानी माइनस का 10, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, भाग में कितना है 5, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं डिवीजन को सोल्व, यानी इन दोनों को भाग करते हैं, तो ये कितना आएगा -2, 10 माइनस, तो इसको भाग करने पर कितना आएगा माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा हमारे पास 12। तो ऊपर तो हमें मिल गया कितना 12, इसको सोल्व किया तो मिल गया 12। अब ऐसे ही नीचे करो, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ कितना आया प्लस का 5 माइनस का 5, यानी 5 माइनस ये -5 भाग में 5, इस प्रकार से। तो इसके बाद सोल्व करते हैं डिवीजन को, ये कितना आया माइनस का 1 यानी 5 माइनस माइनस 1, तो ये मिला हमें 6, ऊपर मिला 12 नीचे मिला 6, दोनों को भाग करोगे 6 दूनी 12, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा, ठीक है। ऊपर मिला 12, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो वंस अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो देखो ऊपर 3 दशमलव के 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइड में 1000 कर देते हैं। नीचे क्या है 0.9 यानी 1 के बाद है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1/100, 1/100 कैसे होगा 0.01, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो सीरीज में, डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लिया होगा आपने, कंसेप्ट भी सीखे होंगे। तो नए नए क्वेश्चन लेके अगली वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।